Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाषा में। हमने हरियाणा जीके के अंतर्गत हरियाणा का इतिहास हम कर रहे थे, यानी हरियाणा के इतिहास से संबंधित आपको 3 वीडियो मैंने पहले ही दे दी थी। आज चौथी वीडियो है और आज जो हरियाणा का इतिहास में जो हम जिक्र करेंगे वो किसके बारे में जिक्र करेंगे? पुष्यभूति वंश के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। पुष्यभूति वंश के बारे में हम जिक्र करेंगे। पुष्यभूति वंश भी ठीक है। पुष्यभूति वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। HSSC ने हमेशा यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे हैं। इसके साथ साथ सभी बच्चों से एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आपको क्लास से पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी, ठीक है भी, ताकि और भी बच्चे हमारी क्लासों का क्या उठा सके, फ़ायदा उठा सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अपने जितने भी साथी हैं उन साथियों को भी बताने की कोशिश किया करो और उन बच्चों को हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहो और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप क्या है ज्वाइन करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारी जितनी भी PDF वगैरह जो मिलती है आपको कहाँ से मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, ठीक है। तो हम जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में? पुष्यभूति वंश के बारे में। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए पुष्यभूति वो जो वंश है इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था भी। क्या था? पुष्यभूति था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पुष्यभूति वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। हुआ क्या था? गुप्त साम्राज्य का जैसे जिक्र करते हैं, गुप्त साम्राज्य के अंत होने के बाद में अनेक छोटे छोटे क्या है साम्राज्य उभर कर आए। अनेक छोटे छोटे क्या है साम्राज्य उभर कर आए। उसी समय जब हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र था, भी कुरुक्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र था, आस पास, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? श्री कंठ जनपद के नाम से। श्री कंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। इस श्रीकंठ जनपद का यानी इस क्षेत्र में का एक सरदार था। कौन था? एक सामंती सरदार था। वो कौन था? पुष्यभूति। और इस क्षेत्र के ऊपर उसने अधिकार करके एक नए साम्राज्य की, एक नए वंश की स्थापना की थी और उसी को हम क्या जानते हैं? पुष्यभूति वंश के बारे में, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये वही पुष्यभूति वंश है। पुष्यभूति ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो किसको? स्थानेश्वर को भी। किसको है? स्थानेश्वर। यानी आज का जो कुरुक्षेत्र है, थानेश्वर जो है, इसको क्या बनाया था? उसने अपनी राजधानी बनाया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में पुष्यभूति ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी बनाया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आगे चल के मराठों ने उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था, जीर्णोद्धार जो करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है उसका निर्माण किसने किया था? पुष्यभूति ने। और पुष्यभूति किसका संस्थापक? आपका पुष्यभूति वंश का संस्थापक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसने राजधानी किसको बनाई थी? स्थानेश्वर को, जो आज हम कुरुक्षेत्र को जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पुष्यभूति या वर्धन वंश में कुरुक्षेत्र का जो नाम क्या था या हरियाणा का जो नाम क्या था? जैसे हरिश्चरित्र। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, जितने भी वंशों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो प्राचीन पुस्तकों में मिलती है। प्राचीन लेखकों के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के अंदर हमें क्या है उनके बारे में जानकारी मिलती है। आपने पढ़ा होगा, बताया भी है मैंने बहुत बार, हरिश्चरित्र जो रचना थी वो बाण भट्ट की, और खास करके बाण भट्ट ने हर एक राजा के बारे में अपनी पुस्तक यानी वर्धन वंश पुष्यभूति वंश के बारे में विस्तृत चर्चा की है अपनी पुस्तक में, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, पुष्यभूति के बाद पुष्यभूति वंश जो है आपका वर्धन वंश भी कहेंगे इसको। किस नाम से जानेंगे इसको? वर्धन वंश के नाम से भी पुष्यभूति या वर्धन वंश जो कहेंगे भी, क्या कहेंगे हम? वर्धन वंश। तो पुष्यभूति और वर्धन वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी, क्योंकि देखो कह तो पुस्तकों के अंदर जानकारी मिलेगी वो, या फिर जो उस समय लिखे गए अभिलेखों से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है आपकी बांसखेड़ा ताम्र अभिलेख में भी, ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए, अभिलेख है ये, अभिलेख। तो ताम्रखेड़ा जो अभिलेख है
इस अभिलेख ताम्र अभिलेख है, इस अभिलेख में किसका है ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। हर्ष का है भी, किसका है? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने ये लिखवाया था। इसमें संपूर्ण जानकारी हमें इस वंश के बारे में मिलती है, ठीक है, संपूर्ण जानकारी इस वंश के बारे में मिलती है। इस बांसखेड़ा अभिलेख, अब देखो कोई भी चीज, कोई भी अभिलेख का जैसे जिक्र करें, मैंने हमेशा आपको बताया है प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो हर चीज को भी। बांसखेड़ा अभिलेख आपसे पूछ लिया जाए भी बांसखेड़ा अभिलेख कहां पर है? भी बांसखेड़ा ताम्र अभिलेख है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये शाहजहांपुर जिला है भी, शाहजहांपुर जिला है, आपको ध्यान होना चाहिए। शाहजहांपुर जिला यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक बांसखेड़ा गांव है, कौन सा गांव है? एक बांसखेड़ा गांव है, उस गांव के अंदर ये अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में हमें पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है भी। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए चीज के बारे में, जैसे इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, इस अभिलेख में वर्धन वंश का और पुष्यभूति वंश का जैसे जिक्र करते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इस अभिलेख में लिखा हुआ है, यानी एक नरवर्धन राजा हुआ है, क्या हुआ है? नरवर्धन राजा हुआ है, और नरवर्धन की रानी क्या थी? वर्जिणी भी, क्या थी? वर्जिणी राजधानी थी, यानी नरवर्धन और वर्जिणी से जो उत्पन्न हुआ था आपका राज्यवर्धन प्रथम भी, क्या है? राज्यवर्धन प्रथम, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में राज्यवर्धन प्रथम की जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका? अप्सरा, क्या नाम था उसका? अप्सरा था, यानी राज्यवर्धन की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? अप्सरा। और इनसे जो पैदा हुआ था कौन हुआ था आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदित्य वर्धन भी, क्या है? आदित्य वर्धन भी, आदित्य वर्धन। और आदित्य वर्धन ने जो शादी की थी किससे की थी? ये थी आपकी महासेन गुप्ता भी, ठीक है भी, महासेन गोपत भी, ठीक है भी, गोपत वंश की थी भी महासेन गोपत से इसने क्या की थी? शादी की थी। और इन्हीं से क्या उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे? आपको ध्यान होना चाहिए आपके प्रभाकर वर्धन भी, क्या है? प्रभाकर वर्धन भी, ठीक है भी, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने शादी किससे की थी? यशोमती से, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यशोमती से जैसे जिक्र करते हैं। और प्रभाकर वर्धन और यशोमती की जो औलाद थी वो आपको ध्यान होना चाहिए राज्यवर्धन का जैसे जिक्र करते हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री, क्या थी आपकी? राज्यश्री, ये चीज आपको क्लियर। यानी बांसखेड़ा ताम्र अभिलेख जो है हर्ष का, उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? पुष्यभूति वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। उस अभिलेख में जानकारी यही दी हुई है भी नरवर्धन नाम का एक क्या था? राजा था। नरवर्धन एक राजा था, उसकी पत्नी का नाम क्या है? वरिजनी है। उसकी औलाद का जैसे जिक्र किया था भी नरवर्धन है, और वर्जनी का जो पुत्र था वो राज्यवर्धन प्रथम था। राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन प्रथम ने किससे शादी की थी? अप्सरा से शादी की थी। किससे शादी की थी? अप्सरा से। इनका जो पुत्र हुआ है वो कौन हुआ? आदित्य वर्धन हुआ है। आदित्य वर्धन ने किससे शादी की थी? महासेन गुप्ता से भी, महासेन गुप्ता से, गुप्त वंश की थी भी। किस वंश की थी? ये गुप्त वंश की थी। और आदित्य वर्धन और महासेन गुप्त से जो पैदा हुआ था वो कौन था आपका? प्रभाकर वर्धन, जिसके बारे में सैकड़ों बार क्वेश्चन क्या है आपके एचएसएससी ने पूछे। प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन ने जो शादी की थी आपको ध्यान होना चाहिए यशोमती से भी। किसने? यशोमती ने शादी की थी। और उनसे जो पैदा हुए थे तीन जो थे, राज्यवर्धन का जैसे आप जिक्र करोगे राज्यवर्धन द्वितीय है, उसके बाद में हर्षवर्धन है, और 3 नंबर पे हम जिक्र करते हैं राज्यश्री है। क्या है? राज्यश्री। ये जो देखो स्टिक जानकारियां है, ये क्या है जो आपने पढ़ा है ना, जैसे मैंने बताया है बांसखेड़ा ताम्र जो अभिलेख है, बांसखेड़ा अभिलेख जो आपका है ताम्र अभिलेख है, ये आपको ध्यान होना चाहिए ब्राह्मी और संस्कृत लिपि भाषा में है भी। संस्कृत का जैसे जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। ब्राह्मी और संस्कृत के अंदर क्या है लिखा हुआ? ये अभिलेख है, और इस अभिलेख में इस वंश के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अभिलेख कहां से मिला है? ये शाहजहांपुर जिला का जैसे मैंने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के अंदर बांसखेड़ा गांव है, उस गांव के अंदर मिला था। किसने लिखवाया था? ये हर्ष ने भी। किसने लिखवाया था? इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा रहा है हर्षवर्धन ने लिखवाया था। किसने? हर्षवर्धन। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम इस वंश के अलग अलग शासकों के बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभाकर वर्धन के बारे में, जहां से हमेशा क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां ली, उन उपाधियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कब से कब तक ये शासक रहे हैं, कैसे इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी पत्नी कैसे सती हो गई थी, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि HSSC है ना, सबसे ज्यादा आपके यहां से क्या है, क्वेश्चन है पूछने का काम करती है, इसीलिए इस वंश को हमें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, बहुत है जरूरी। जैसे जिक्र करें, पहला आपका कौन सा है, प्रभाकर वर्धन भी। क्या है, प्रभाकर वर्धन भी। ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो गद्दी पर बैठता है वो 580 से लेके आपको ध्यान होना चाहिए 605 तक भी इंपॉर्टेंट है, यानी 580 ईस्वी से लेके 605 ईस्वी तक क्या बैठता है, ये गद्दी पर बैठता है। परम भट्टारक का जैसे जिक्र करते हैं, उपाधियां कौन सी लेता है, ये परम भट्टारक का जैसे जिक्र करते हैं, परम भट्टारक के, और महाराजा धीराज की भी, महाराजा धीराज में इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए भी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसने परम भट्टारक की उपाधि ली थी और किसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, तो ये लेने वाले थे आपके प्रभाकर वर्धन भी। किस वंश से संबंध रखते थे, वर्धन वंश से संबंध रखते थे। कब गद्दी पर बैठे थे, 580 ईस्वी से लेके 605 ईस्वी तक। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पूछा जाता है भी, इनकी पत्नी का जो नाम क्या था, पत्नी का यशोमती भी थी। क्या नाम था इसकी पत्नी का, नाम है यशोमती। पुत्र पुत्री दो बड़े जो पुत्र थे, यानी एक तो राज्यवर्धन था, दूसरा हर्षवर्धन, और तीसरी इसकी पुत्री थी राज्यश्री। के बारे में, इनके बारे में मैंने वैसे बता दिया है, हम अलग से इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 605 का जब हम जिक्र करते हैं, राज्यवर्धन को भेजा हुआ होता है हुणों का दमन करने के लिए, और पीछे से क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, प्रभाकर वर्धन की। बीमार हो जाता है। अलग अलग वेदों का अगर डीपली पढ़े तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। रसायन नामक जो वेद था, उन वेदों ने बड़े प्रयास किए इसको बचाने के लिए, परंतु बच नहीं इसका। और फिर क्या है, राज्यवर्धन को यह संदेश दिया गया, ये आपके पिता की क्या हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, अब वापिस आओ। तो आगता है, आते ही देखता है भी पिता तो मृत्यु से के ऊपर सोई हुई होती है, तो बड़ा विचलित होता है राज्यवर्धन। ठीक है भी, तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन उस समय थे, तो उसका अंतिम संस्कार करने किया, यानी प्रभाकर वर्धन का, तो यशोमती जो है उसकी चिता के अंदर कूद गई थी। ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। खासकर एरेना अभिलेख का भी हम जिक्र करते हैं, कहते हैं उसमें जिक्र किया हुआ, विस्तृत स्पष्ट रूप में उसमें जिक्र नहीं है। सबसे पहले सती प्रथा के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो एरेना अभिलेख में पढ़ते हैं, परंतु यशोमती नाम की एक महिला का जैसे जिक्र किया हुआ, परंतु स्पष्ट रूप से उसमें नहीं दर्शाया गया है भी वो हर्षवर्धन की मां थी। ठीक है भी, परंतु ये जरूर इतिहास में लिखा हुआ है, इतिहास में जानकारी इसके बारे में भी, प्रभाकर वर्धन के साथ उसकी पत्नी यशोमती क्या हो गई थी, सती हो गई थी। क्या हो गई थी, सती हो गई थी। ये चीज क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, यानी प्रभाकर वर्धन के बाद में जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है, आपका राज्यवर्धन बैठता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वर्धन वंश के जो संबंध है वो मोखरी शासकों के साथ भी हुए थे, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इसकी मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठता है, एक चीज आपको क्लियर हो और भी करना है यहां पर भी, अगर आपसे पूछे भी वर्धन वंश का स्वतंत्र शासक कौन था, स्वतंत्र शासक कौन बना था, तो वर्धन वंश का जो स्वतंत्र शासक जो बना था वो प्रभाकर वर्धन बना था। ठीक है भी, यानी स्वतंत्र जो शासक था वो कौन था, वो आपका प्रभाकर वर्धन था, जिसने अलग अलग क्या ली थी, उपाधियां ली थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, अलग अलग उसने क्या ली थी, उपाधियां ली थी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं कौन बैठा था, राज्यवर्धन भी। 605 में मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन कब से कब तक रहा था, राज्यवर्धन आपका 605 से लेकर 606 ईस्वी तक भी। ठीक है भी, 606 ईस्वी याद करना, 605 से लेकर 606 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठता है। और राज्यवर्धन का जैसे मैंने जिक्र किया था, राज्यवर्धन और 3 भाई बहन थे, यानी 2 भाई थे, 1 बहन थी इनकी। तो इसकी बहन की जो शादी राज्यश्री का जैसे जिक्र करते हैं, राज्यश्री की जो शादी की गई थी, शादी जो की गई थी वो कनौज के शासक है, कनौज के शासक है ग्रह वर्मा के साथ भी, ग्रह वर्मा। ठीक है भी, याद होना चाहिए। ग्रह वर्मा किस वंश से संबंध रखता था, आपका मोखरी वंश से भी। किस वंश से, मोखरी वंश से संबंध रखता था, यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी
राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री का अगर हम जिक्र करें तो उसकी शादी जो की गई थी कनौज के शासक गरह वर्मा के साथ भी, ठीक है भी। और गरह वर्मा जो था वो किस वंश से संबंध रखता था, वो मोखरी वंश से संबंध रखता था। अब जो कनौज के जो शासक थे ना, कनौज के शासकों के संबंध मालवा के जो शासक थे उनके साथ अच्छे नहीं थे भी, ठीक है भाई। मालवा के जो शासक थे ना, जैसे देवगुप्त का हम जिक्र करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वर्धन वंश के साथ इनके संबंध अच्छे स्थापित, क्योंकि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे कनौज और वर्धन वंश, खास करके हम स्थानेश्वर का जैसे जिक्र करते हैं, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, अच्छे संबंध हो गए। तो वर्धन वंश के मालवा के शासक भी दुश्मन हो गए और मालवा के शासक कनौज के पहले तो दुश्मन थे ही। तो आपको ध्यान होना चाहिए, गरैवर यहां का मालवा का जो शासक कौन था, देवगुप्त था भी। क्या था आप समझना भाई, देवगुप्त, देवगुप्त था मालवा का शासक। और पश्चिम बंगाल का शासक, पश्चिम बंगाल में हम गौड़ीय वंश का जैसे जिक्र करते हैं भी, गौड़ीय एक वंश था बंगाल के अंदर, ठीक है भी। वहां का शासक था शशांक भी। क्या था, शशांक, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है शशांक। जब राज्यवर्धन गद्दी के ऊपर बैठता है, ठीक था, सब अच्छा चल रहा था, परंतु उसी समय ये देवगुप्त जो है वो किसकी हत्या कर देता है, वो गरह वर्मा की हत्या कर देता है। गरह वर्मा की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और राज्यवर्धन को जब पता चलता है इस चीज के बारे में, ये आपकी जीजाजी की गरह वर्मा की हत्या कर दी है, किसने, देवगुप्त ने, तो राज्यवर्धन किसकी हत्या कर देता है, वो देवगुप्त की हत्या कर देता है, देवगुप्त की हत्या कर देता है। और देवगुप्त किसका मित्र था, वो शशांक का मित्र था भी। किसका मित्र था, वो शशांक, यानी शशांक का मित्र था। शशांक कहां का शासक था, ये गौड़ीय वंश से संबंध रखता था, बंगाल का जैसे जिक्र करते, बंगाल का शासक था। शशांक को जब ये पता चलता है भी राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, आपके मित्र की हत्या कर दी, तो शशांक क्या करता है, राज्यवर्धन को अपने घर बुलाता है, प्रलोभन देता है भी मैं अपनी लड़की की आपके साथ क्या करूंगा, शादी करूंगा। शशांक इसको बुलाता है राज्यवर्धन को, और अपने महल में बुलाकर खाना खाते समय राज्यवर्धन की शशांक क्या कर देता, हत्या कर देता है। यानी शशांक किसकी हत्या कर देता है, फिर राज्यवर्धन की हत्या कर देता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और शशांक की फिर हत्या कौन करता है, वो हर्षवर्धन करता है, हर्षवर्धन। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। यानी शशांक ने राज्यवर्धन को अपने दरबार में बुलाया, मेरी बेटी की आपके साथ शादी करनी है, खाने पीने के लिए बुलाया, और खाना खाते समय इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था भी। क्या कटवाया था, बोधि वृक्ष कटवाया था। शैव धर्म को मानने वाला था भी। किस धर्म को मानने वाला था, ये शैव संप्रदाय को मानने वाला था। इसी ने बोधि वृक्ष कटवाया था। महात्मा बुद्ध ने जहां पर साधना की थी, उस बोधि वृक्ष को कटवाने का जो काम करने वाला था वो शशांक था भी। बहुत बार, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भी बोधि वृक्ष किसने कटवाया था, एक गौड़ीय वंश का शासक था, बंगाल का शासक था शशांक, जिसने कटवा दिया था। किस धर्म को मानने वाला था, ये शैव धर्म को मानने वाला था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में समझ आ गई होगी सभी, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं भी। गरह वर्मा की हत्या देवगुप्त ने की थी, देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने की थी, राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने की थी, और शशांक की हत्या किसने की थी, हर्षवर्धन ने। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में राज्यवर्धन की हत्या करने के बाद में, यानी राज्यवर्धन की हत्या करने के बाद में गद्दी खाली हो जाती है वर्धन वंश की, और वर्धन वंश की गद्दी के ऊपर बिठाया जाता है किसको, हर्षवर्धन को भी। किसको बिठाया जाता है, हर्षवर्धन को। कितनी उम्र थी उस समय हर्षवर्धन की, 16 साल उम्र थी। कितनी उम्र थी इसकी, 16 वर्ष उम्र थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हर्षवर्धन जो है एक अच्छा कवि के रूप में भी जाना जाता है, एक अच्छे लेखक के रूप में भी भारतीय इतिहास में उसको जाना जाता है, एक शांति प्रिय, ठीक है, न्याय प्रिय राजा के रूप में भी उसको जाना जाता है भी, ठीक है। दंड विधान जो था ना उसके समय में, खास करके उसका जो वर्णन किया है, उसके काल में एक चीनी यात्री आया था। कौन आया था, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने उसके बारे में जिक्र किया है भी दंड विधान तो बड़ा कठोर था भी उसके समय में। किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में। परंतु फिर इतने कठोर होने के बावजूद भी कहता है अभी 2 बार मैं लुट चुका हूं। कौन कह रहा है ये बात, ह्वेनसांग कह रहा है अपनी किताबों के अंदर। श्यूकी का जैसे जिक्र करते हैं उसमें वर्णन करता है भी दंड विधान जरूर कठोर था, परंतु 2 बार मेरे को भी क्या है, लुटेरों ने लूट लिया था रास्ते। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है, कौन बैठता है आपका, हर्षवर्धन बैठता है। हर्षवर्धन कब से कब तक जैसे जिक्र करते हैं, 606 से लेके 647 तक,
ठीक है, ईस्वी तक। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, जिसे जिक्र करते हैं जन्म, तो जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। ठीक है भी। गद्दी पर बैठा उस समय उम्र कितनी थी इसकी, 16 वर्ष भी। कितनी उम्र थी इसकी, 16 वर्ष। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। 16 वर्ष क्या थी इसकी उम्र थी, ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में इसने भी उपाधियां ली थी, इसने भी क्या ली थी, उपाधियां ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। देखो राजा जो उस समय होते थे ना, उन सभी राजाओं ने क्या ली थी, उपाधियां ली थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन ने भी क्या ली थी, उपाधि ली थी। कौन कौन सी उपाधि ली थी, इसने जो उपाधि ली थी आपकी हर्षवर्धन ने, एक तो ली थी शिलादित्य। क्या है, शिलादित्य का जैसे जिक्र करते हैं, शिलादित्य की उपाधि ली थी। और एक उपाधि इसने दूसरी जो ली थी वो ली थी राजपुत्र की भी, राजपुत्र की। कब ली थी आपको ध्यान होना चाहिए, 612 ईस्वी में। ये उपाधियां लेके ही ये कहां का शासक बना था, कनौज का भी। ठीक है भी, आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना भी, वर्धन वंश की या पुष्यभूति वंश की जो राजधानी रही है वो क्या रही है, स्थानेश्वर रही है। परंतु हर्षवर्धन ने इसके जीजाजी की हत्या करने के बाद में, गृहवर्मा की हत्या करने के बाद में दूसरी जो राजधानी अपने बनाता है स्थानेश्वर के साथ कनौज को भी। किसको, कनौज को। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, गृहवर्मा की हत्या करने के बाद इसकी जो बहन है राजेश्री जंगलों में चली जाती है सती होने के लिए, तो ये हर्षवर्धन ही उसको वापस लेके आता है। कहता है भी पिता ही नहीं है, माता भी नहीं है, भाई भी चले गए, जीजाजी भी चले गए, आप ही मेरे एक सहारा हो, और आप इस दुनिया से अगर रुखसत कर जाओगे, उस दुनिया से चले जाओगे, तो मेरा कौन है। तो वापिस ये राजेश्री को लेके आया। राजेश्री के नाम से ही कनौज का क्या चलाता था, ये शासन चलाता था हर्षवर्धन। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनौज के जो गद्दी के ऊपर, कनौज को इसने अपनी दूसरी राजधानी बना लिया, परंतु गद्दी पर बिठाया किसको था, इसने राजेश्री को भी। ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिक्र करते हैं, हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आया था, ह्वेनसांग आया था। कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था, ये चीनी यात्री था। कब आया था, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ह्वेनसांग भारत आया था 629 ईस्वी में। कब आया था भारत, 629। परंतु हर्ष की राजधानी थानेश्वर का जैसे जिक्र करते हैं अभी, थानेश्वर, तो थानेश्वर का जैसे जिक्र करें, थानेश्वर में आया था 634 से 35 से लेके 644 ईस्वी तक भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर, यानी 634-35 में कहां आ गया था, ये थानेश्वर, थानेश्वर आ गया था किसकी राजधानी, हर्षवर्धन की राजधानी में। और लगभग कितने समय तक यहां पर रहा था, 644 ईस्वी तक, लगभग 9 साल तक यहां पर रहा है थानेश्वर का जैसे। और थानेश्वर का वर्णन भी इसने अपनी पुस्तक शियुकी में किया है। किस में किया है, शियुकी भी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। ह्वेनसांग चीनी यात्री था, 629 में भारत आया था। ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, शियुकी लिखी थी, जिसमें उसने हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश के जितना भी जो शासन तंत्र था, जितने भी कठोर जो दंड थे, उसका जो साम्राज्य था, उन सभी के बारे में क्या किया है, उसने वर्णन किया। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है भी। मैंने बहुत बार आपको बताया भी, आधुनिक शाक्य मुनि जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, ह्वेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपकी पूछी हुई। प्राचीन काल में शाक्य मुनि कहा जाता था महात्मा बुद्ध को, परंतु आधुनिक शाक्य मुनि कहेंगे हम ह्वेनसांग को कहेंगे, और यात्रियों का राजकुमार भी कहेंगे तो वो ह्वेनसांग को कहेंगे। क्या पुस्तक थी उसकी पुस्तक थी शियुकी। पुस्तक में वर्णन भी करता है, यानी हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में भी ये वर्णन करता है भी, साम्राज्य। ठीक है भी, यानी साम्राज्य के बारे में, साम्राज्य का वर्णन क्या करता है, ये बताता है साम्राज्य भी अलग अलग भागों में बंटा हुआ था। जैसे हम जिक्र करते हैं ना, प्रांत होते हैं, सूबे होते हैं। औरंगजेब के समय में जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में भी, 21 सूबे थे। औरंगजेब जब इस दुनिया से रुखसत करके गया था मुगल साम्राज्य का, जैसे मैंने जिक्र किया था, तो प्रांत सूबे एक ही बात होती थी। इसी तरह के प्रांत और सूबों के जो क्षेत्र थे ना, प्रांत, आज के जो राज्य होते हैं ना, उसी तरह के क्या होते थे, प्रांत होते थे, सूबे होते थे। और उसी समय हर्ष के भी अगर जिक्र करें, उसी समय हर्ष के साम्राज्य में भी क्या होते थे, जो राज्य होते थे, प्रांत होते थे, उसको किस नाम से जाना जाता था, भुक्ति। किस नाम से जाना जाता था, ये भुक्ति। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी हर्ष के समय में जो प्रांत होते थे, सूबे होते थे, उसको किस नाम से जाना जाता था, भुक्ति के नाम से जाना जाता था। और भुक्ति जो होती है ना, इस भुक्ति में कई विषय होते थे भी। इस
भुक्ति का जैसे जिक्र करते हैं तो भुक्ति में क्या होते थे, कई विषय होते थे भी। अब विषय का मतलब आज समझते हैं ना क्या होता है भी, विषय जो है। अब ये जो भुक्ति होती थी उस भुक्ति में कई क्या होते थे, विषय होते थे भी। क्या होते थे, विषय। विषय मतलब जो आज के आपके जिले होते हैं ना, आपके जिले, जिले नहीं बोलते हैं भी। हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। तो आज के जो जिले हैं वो हर्षवर्धन के काल में क्या होते थे, विषय होते थे। और इसका जो प्रमुख होता था वो क्या होता था, विषयपति भी। क्या होता था, विषयपति। डीसी का जैसे जिक्र करते हैं ना, डिप्टी कलेक्टर जो होता है वो जिले का मालिक होता है। हर्षवर्धन के समय में विषय जो होते थे उसके जो मालिक होते थे वो विषयपति होते थे, ठीक है भी। और जिलों के बाद, विषयों के बाद में एक होती थी पठक। क्या होती थी, पठक। पठक मतलब क्या होता है, तहसील होती थी भी। क्या होती थी, तहसील। आज होती है ना तहसीलें, जैसे जिक्र करते हैं टोहाना तहसील है, बट्टू तहसील है, फतेहाबाद तहसील है। इसी तरीके से हर्षवर्धन के काल में भी क्या होती थी, तहसीलें होती थी, जिसको किस नाम से जाना जाता था, पठक के नाम से जाना जाता। किस नाम से, पठक के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ये चीजें आपको क्लियर है होना चाहिए। ऐसी जानकारी, महत्वपूर्ण जो जानकारी है आपको क्या है, होनी चाहिए। इन जानकारियों के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से आपके क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हर्षवर्धन का जैसे जिक्र करें तो हर्षवर्धन के समय में आपको ध्यान होना चाहिए, इसका एक दरबारी कवि होता था बाण भट्ट भी। बाण भट्ट, बहुत कुछ लिखा है बाण भट्ट ने, खास करके वर्धन वंश का जैसे जिक्र करते हैं, वर्धन वंश के बारे में बाण भट्ट ने बहुत कुछ लिखा है भी। तो हर्ष के दरबारी कवि कौन था, हर्षवर्धन का जैसे जिक्र करते हैं हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट भी। क्या था, बाण भट्ट था भी, इंपॉर्टेंट है। अब बाण भट्ट ने आपको ध्यान होना चाहिए कौन सी पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित भी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है भी, कौन सी इसने पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित लिखी थी भी, हर्षचरित। और कादंबरी भी, क्या लिखी थी, कादंबरी। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भी। यानी बाण भट्ट ने क्या पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित लिखी थी। और हर्षचरित पुस्तक में हमें पुष्यभूति अर्थात वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कादंबरी भी पुस्तक किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। और कहते हैं इतिहास में सबसे पहला जो अगर कोई उपन्यास के रूप में जाना जाता है, सबसे पहला कोई उपन्यास था तो वो कौन सा था, आपका कादंबरी था भी। क्या था, कादंबरी। हर्षवर्धन खुद क्या था, एक लेखक था, आपको ध्यान होना चाहिए। खुद क्या था, एक लेखक था। इसने भी कई रचनाएं लिखी है, जैसे हम नागानंद का जिक्र करते हैं, नागानंद का जैसे जिक्र करते हैं, रत्नावली का जैसे जिक्र करते हैं, रत्नावली है। और प्रियदर्शिका भी, प्रियदर्शिका, ठीक है भी, प्रियदर्शिका। ये प्रियदर्शिका का जैसे जिक्र करते हैं, प्रियदर्शिका है। ये जो रचनाएं लिख करने वाला वो कौन है, आपका हर्षवर्धन है। रत्नावली हर साल क्या होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर क्या होता है, एक नाटक भी होता है। तो रत्नावली और नागानंद क्या थे, आपके नाटक है भी। क्या है, ये नाटक है, प्ले बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, हमें प्ले बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यानी हर्षचरित किसने लिखी थी, कादंबरी किसने लिखी थी, रत्नावली किसने लिखी थी, और प्रियदर्शिका का जैसे जिक्र करते हैं, प्रियदर्शिका है। और नागानंद, ये रचनाएं किसकी है, तो ये सभी के सभी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी ये तीन रचनाएं तो किसकी, हर्षवर्धन की है। हर्षचरित और कादंबरी जो रचना है वो बाण भट्ट की है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर जैसे यात्री का भी हम जिक्र करते हैं, तो यात्री कौन आया था, आपका ह्वेनसांग आया था। उसकी भी पुस्तक भी बहुत बार आपकी पूछी गई है। तो उसकी पुस्तक कौन सी थी, वो थी आपकी शियू की। कौन सी पुस्तक थी उसकी, शियू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उपाधियां जो ली थी उसने, उन उपाधियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी, बहुत सी उपाधियां। और अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे विवर्धन वंश या पुष्यभूति के वंश के बारे में सटीक जानकारी जो हमें किस ग्रंथ में मिलती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए वो हर्षचरित है। पुस्तकों के बारे में भी आपसे, क्योंकि घुमाया जा सकता है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे बच्चों से, जवाब तो एक ही है भी, हर्षचरित है बाण भट्ट की रचना, परंतु उस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, घुमाकर उस क्वेश्चन को क्या है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए चालुक्य वंश का जैसे जिक्र करते हैं भी, चालुक्य वंश भी, ठीक है भी, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन भी। क्या था,
पुलकेशियन, याद होना चाहिए भी, पुलकेशियन का जैसे जिक्र करते, पुलकेशियन है। चालुक्य वंश का एक शासक कौन था? पुलकेशियन था। और पुलकेशियन ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है भी, 634-35 में पुलकेशियन ने द्वितीय का जैसे जिक्र करते हैं, पुलकेशियन ने द्वितीय, इंपोर्टेंट बहुत है भी, पुलकेशियन ने द्वितीय किस वंश का था? ये चालुक्य वंश का था। इसने 634-35 में क्या कर दिया था? हर्षवर्धन को हरा दिया था भी, हर्षवर्धन को भी। कहां पर हराया था? आपको ध्यान होना चाहिए, नर्मदा नदी के तट पर भी, नर्मदा नदी के तट पर क्या कर दिया था? इसको हरा दिया था। ये वही नर्मदा नदी है जो कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है भी। कहां से निकलती है? अमरकंटक, एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। आपको ध्यान होना चाहिए, अमरकंटक से। और नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो क्या नहीं बनाती? आपकी डेल्टा नहीं बनाती। और नर्मदा और ताप्ती आपकी भरस घाटी से बहने वाली नदियां हैं। और इसी नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश का एक शासक था, बड़ा प्रतापी शासक था, उसने हर्षवर्धन को 634 से 35 में हरा दिया था। ठीक है, समझ आई ये चीजें। इसके बाद में अगर हम जिक्र करें हर्षवर्धन का जो अंतिम अभियान का जैसे जिक्र करते भी, अंतिम अभियान जो था, अभी अभियान या अंतिम जो विजय थी वो गजाम थी भी। क्या थी? गजाम। उड़ीसा का जैसे जिक्र करते हैं, उड़ीसा में ये गजाम है। और 643 ईस्वी में भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछे भी इसकी जो अंतिम जो विजय थी या अंतिम अभियान जो इसका था वो 643 में था। और कौन सा था? आपको ध्यान होना चाहिए, गजाम भी। क्या था आपका? गजाम था। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में एक चीज और क्लियर हो भी, हर्षवर्धन का जैसे जिक्र किया, हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बारे में ये जो जानकारी मिलती है भी, इसको हरा दिया था, ये किस अभिलेख में मिलती है? एहोल अभिलेख में भी। किस अभिलेख में? एहोल। किस राज्य में? आपका कर्नाटक। जरूर देखना, जरूर पढ़ना, जरूर इसके बारे में सुना। एहोल अभिलेख जो है कर्नाटक में, उस एहोल अभिलेख में हमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हर्षवर्धन जो था पहले हिनयान को मानता था भी, हिनयान। ठीक है, परंतु बाद में ह्वेनसांग के कहने पर महायान भी। किसको है? महायान सांग। अब हिनयान और महायान क्या है? आपको मैंने कई बार बताया है भी, बौद्ध धर्म हुआ है भी, बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के काल में कुंडल वन में भी। अशव घोष ने उसकी जो अध्यक्षता की थी, वसुमित्र और अशव घोष ने, उसमें बौद्ध धर्म यानी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के अंदर दो भाग हो गए थे, एक हिनयान और दूसरा महायान भी। यानी दो परंपराएं चल गई थी, दो ट्रेडिशन। मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से इनके बारे में बताया हुआ है। वे हर एक धर्म के दो दो पार्ट है। सनातन धर्म का हम जिक्र करें तो एक आपका कौन सा है? जैसे वैष्णव धर्म, एक शैव धर्म है। इसी तरीके से ईसाई का जैसे जिक्र करते हैं, एक प्रोटेस्टेंट है, एक कैथोलिक जैसे है। अगर हम जिक्र करें इस्लाम का तो एक शिया है, एक सुन्नी है। इसी तरह से हम जैन धर्म का हम जिक्र करें तो एक श्वेतांबर और एक दिगंबर है। अलग अलग पंथ है हर धर्म के अंदर जैसे। तो बौद्ध धर्म का भी दो भाग हो गए थे। कौन सी बौद्ध संगीति के अंदर? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में कुंडल वन में। उसमें तो उसकी दो शाखाएं होगी थी, एक हिनयान और एक महायान। हर्षवर्धन पहले किसको मानता था? वो हिनयान शाखा से भी। ठीक है भी। और जो ह्वेनसांग के कहने पर ये किस शाखा को मानने लगा था? महायान शाखा को। किस शाखा को? महायान शाखा को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके की कि आपको जानकारी होनी चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भी। ये सभी की सभी जानकारी जैसी भी जानकारी है इनको आप एकत्रित करने की कोशिश करो भी। क्या करो? एकत्रित करने की कोशिश करो। आप वर्धन वंश के बारे में बड़ा डीप पढ़ो भी। क्या है? बड़ा डीपली पढ़ो। वैसे तो देखो बहुत जानकारियां, अगर इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करें तो भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है भी। ठीक है भी। यानी बड़ा प्रतापी राजा हुए हैं प्रभाकर वर्धन का भी अगर हम जिक्र करते हैं ना, प्रभाकर वर्धन के बारे में भी बाण भट्ट ने बहुत कुछ लिखा है भी। उसका क्या था? चारों समुद्रों, खास करके बांसखेड़ा अभिलेख का, ताम्र अभिलेख का जो जिक्र किया था ना, तो उसमें लिखा भी हुआ है भी चारों समुद्र इसके क्या थे? कब्जे में थे। किसके? परम भट्टारक यानी प्रभाकर वर्धन के। ठीक है भाई। अब जो हम थोड़ा सी जानकारी, एक चीज आपसे और भी पूछी जा सकती है, हर्षकालीन मुद्राएं बहुत बार पूछी गई है। यानी हर्षकालीन मुद्राएं कहां पर है भी? तो हर्षकालीन मुद्राएं जो मिली है वो कहां पर मिली है? सोनी
पद के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी। हर्षकालीन मुद्रा भी, तो हर्षकालीन जो मुद्राएं जो मिली है वो कहां पर मिली? आपके सोनीपत के अंदर मिली है भी, जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण प्रस्थ के नाम से। अब एक चीज, थोड़ा सा दो वंश और आते हैं आपके छोटे छोटे, उनके बारे में भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं खासकर उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे एक आपका आया था प्रतिहार वंश भी, क्या आया था? प्रतिहार वंश भी, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं इसको भी, क्या है? प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आपको पहले तो ध्यान होना चाहिए, प्रतिहार जो वंश है, वैसे तो देखो मध्य प्रदेश के आसपास, मालवा के आसपास, उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध था, परंतु इसने हरियाणा के ऊपर भी अधिकार किया था भी। हरियाणा के ऊपर इस पर अधिकार किसने किया था? तो वो आपका था नागभट्ट भी। कौन था? नागभट्ट भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यानी हरियाणा में प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है, विस्तारक के रूप में अगर हम किसी को जानेंगे तो वो कौन था? आपका नागभट्ट था भी। क्या था? नागभट्ट। कब बैठा था गद्दी पर? 805 से लेके 833 तक भी, 805 ईस्वी से लेके 833 ईस्वी तक क्या बैठा था ये? इसने राज किया था हरियाणा के ऊपर, प्रतिहार जिसे जिक्र करते नागभट्ट। परंतु इस वंश का जो सबसे प्रतापी जो राजा हुआ है, प्रतापी जो राजा था वो मिहिर भोज था भी। कौन था? मिहिर भोज भी, ठीक है, मिहिर भोज। मिहिर भोज जो गद्दी पर बैठा था वो 836 से लेके 885 का जैसे हम जिक्र करते हैं 885 ईस्वी तक, यानी 836 से 885 ईस्वी तक मिहिर भोज, क्या मिहिर भोज ने भी हरियाणा के ऊपर राज किया भी, प्रतिहार वंश का जैसे हमें जिक्र करते हैं। इसके समय में आपको ध्यान होना चाहिए, एक और भी शासक आया था रामभद्र का जैसे जिक्र करते हैं, यानी इनके बीच में रामभद्र भी 833 से 836 तक हरियाणा में प्रतिहार वंश का एक शासक के रूप में रहे थे। परंतु मिहिर भोज, खासकर मिहिर भोज को क्यों जाना जाता है आपको ध्यान होना चाहिए। एक पेवा के अंदर अभिलेख मिला है भी, पेवा अभिलेख भी, ठीक है भी, पेवा अभी जो लेख है आपका, पेवा अभिलेख में मिहिर भोज का वर्णन है भी, यानी मिहिर भोज का पेवा अभिलेख जो मिला है, इस अभिलेख में कहा गया है भी पेवा है ना, वो उत्तर भारत का एक बहुत ही प्रमुख क्या था? व्यापारिक केंद्र था भी, यानी उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो केंद्र था वो कौन सा था? आपका पेवा था भी। और पेवा में किसका व्यापार होता था? जैसे जिक्र करते हैं पेवा में जो व्यापार होता था वो घोड़ों का भी। किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था भी। दूर दूर से क्या आते थे? घोड़ों के व्यापारी आते थे, और घोड़ों के व्यापार में क्या लगाया जाता था? यहां पर कर लगाया जाता था भी। क्या लगाया जाता था? कर लगाया जाता था। और वो कर किनको दिया जाता था? मंदिरों में दिया जाता था। किसमें दिया जाता था? वो कर मंदिरों में दिया जाता था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रतिहार वंश में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन है? मिहिर भोज है। और मिहिर भोज के समय में आपको ध्यान होना चाहिए, मिहिर भोज का एक अभिलेख मिला है जिसमें पेवा का जो वर्णन किया, पेवा में जो मिला है भी, पेवा उत्तर भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और किसका व्यापार होता था? यहां पर घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़े को जो व्यापार होता था उसमें कर लगता था, उस कर को इकट्ठा करके कहां दिया जाता था? मंदिरों में दिया जाता था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दान दिया जाता था, इस चीज के बारे में क्लियर। और ये पेवा जो अभिलेख मिला कब था? भी 882 में, ठीक है भी, 882 का है भी ये जो है 882 ईस्वी का क्या है? पेवा अभिलेख है भी। किससे संबंधित है? ये मिहिर भोज से संबंधित है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रतिहार वंश से आपका रिपीट होता है। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं भी तोमर वंश के बारे में भी, ठीक है भी। अब नागभट्ट जो है ना, अब नागभट्ट के बारे में भी एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए। नागभट्ट ने पवित्र गंगा के अंदर जल समाधि ली थी भाई। ये जो नागभट्ट आपका है ना, नागभट्ट ने प्रतिहार वंश का जो शासक है, इसने पवित्र गंगा में क्या ले ली थी? जल समाधि ले ली थी, ठीक है भी, यानी पवित्र गंगा के अंदर जल समाधि लेकर क्या कर लिया था? अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। किसने? वो था आपका नागभट्ट था। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप क्लियर करो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं तोमर वंश के बारे में भी, ठीक है भी, यानी तोमर वंश के बारे में भी जो हमें जानकारी मिलती है वो पेवा में मिले एक अभिलेख से मिलती है भी। तोमर जो वंश है, तोमर वंश का जैसे जिक्र करते हैं भी तोमर वंश में, ठीक है भी, तोमर वंश, दो चार यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके जैसे जिक्र करते हैं। तोमर वंश के बारे में भी जो हमें जानकारी मिलती है,
यानी महेंद्र पाल का जो अभिलेख है, किसका है? महेंद्र पाल का एक अभिलेख है। कहां पर मिला है ये अभिलेख? आपका पेवा के अंदर मिला है। उस अभिलेख में हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तोमर वंश के बारे में। ठीक है भी, किस वंश के बारे में? तोमर वंश। पूछेंगे आपसे कौन सा था? महेंद्र पाल पेहवा अभिलेख भी, महेंद्र पाल पेहवा अभिलेख भी। अब ये महेंद्र पाल भी जो आपका है ना, ये किस वंश का था? ये गुर्जर प्रतिहार वंश का था भी। गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? ये शासक था। और इसी अभिलेख में, इसी के अभिलेख में हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तोमर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो महेंद्र पाल जो गद्दी पर बैठा था वो 885 से 910 भी, 885 से 910 तक गद्दी पर बैठा था महिर भोज के बाद में। इसी के पेवा अभिलेख में हमें किस वंश के बारे में मिलती है? तोमर वंश में। इस अभिलेख में कहा गया भी तोमर वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? जाडल था भी। कौन था? जाडल भी। ये जानकारी मिलती है भाई। ठीक है भी, यानी महेंद्रपाल के पेवा अभिलेख में हमें किस वंश के? तोमर वंश। और तोमर वंश का जो पहला प्रथम जो राजा था वो कौन था? आपका जाडल था भी। कौन था? जाडल। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं सुलक्षण पाल था भी। कौन था आपका? सुलक्षण पाल था भी, इंपॉर्टेंट है। सुलक्षण पाल को इसलिए जाना जाता है तोमर वंश में भी, इसने क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे भी। क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे, इसलिए इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं एक अजय पाल हुए हैं भी, अजय पाल भी। अजय पाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अजय पाल का जैसे जिक्र करते 1005 से लेके 1027 भी, यानी अजय पाल जो गद्दी पर बैठते हैं वो 1005 से लेके 1027। और आपको ध्यान होना चाहिए इसी के समय में मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के ऊपर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले तो देखो सुलक्षण पाल के समय में 1001, क्योंकि मोहम्मद गजनवी का जब हम जिक्र करते हैं उसने 1001 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक भारत के ऊपर 17 बार क्या किए थे? आक्रमण किए थे उसने। परंतु अजय पाल के समय में उसने 1014 में 1314 का जैसे हम जिक्र करते हैं तो पेवा थानेश्वर के ऊपर उसने आक्रमण किया था। थानेश्वर मंदिर के अंदर चक्कर स्वामी की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को क्या करके ले गया था? वो तोड़ ले गया था। ठीक है भी, पूछा जा सकता है भाई उस समय किस वंश के जो शासक थे? तोमर वंश के शासक थे। कौन था? अजय पाल था। इस तरीके से अलग अलग आपसे जानकारी ली जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो 17 बार आक्रमण किए थे किसने? मोहम्मद गजनवी ने। और मैंने यह भी बताया था भी 1014 के अंदर जब उसने थानेसर के ऊपर आक्रमण जब किया था तो उसकी लपटें कहां तक आ गई थी? आपकी अगरवा तक आ गई थी भी। कहां तक आ गई थी? आपकी अगरवा तक आ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब तोमर वंश का एक और भी प्रतापी, खासकर उससे संबंधित बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तोमर वंश का एक शासक हुआ है सूरजमल भी। कौन हुआ है आपका? सूरजमल भी। सूरजमल हुआ है। अनंगपाल प्रथम हुए हैं, अलंगपाल द्वितीय भी हुए भी। ठीक है भी, अनंगपाल के बारे में। अब एक सूरजमल हुए हैं, जैसे सूरजमल का हम जिक्र करते भी, सूरजमल का जैसे जिक्र करते इंपॉर्टेंट है। अनंगपाल का भी आप जिक्र कर सकते हो भी। सूरजमल का जैसे जिक्र करते हैं, अनंगपाल का भी जिक्र कर सकते हो, अनंगपाल भी। ठीक है, अनंगपाल प्रथम हुए हैं और अनंगपाल द्वितीय भी हुए भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी तोमर सूरजमल को तो इसलिए जानते हैं हम भी, इन्होंने क्या बनाई थी? सूरज कुंड का जैसे जिक्र करते भी, सूरज कुंड भी, सूरज कुंड। सूरज कुंड का जो निर्माण करने वाले शासक कौन थे? वो आपके सूरजमल थे भी। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला लगता है, आपको ध्यान होना चाहिए हर साल। ठीक है भी, हर साल यहां पर फरवरी महीने में 1 से लेकर 15 फरवरी तक क्या लगता है? एक मेला लगता है अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी, अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। परंतु 2021 के अंदर कोविड-19 के कारण, यानी वैश्विक जो बीमारी है उस बीमारी के कारण इस साल नहीं लगेगा, ये कैंसिल हो गया। ये चीज आपको क्लियर होना। तो सूरज कुंड का निर्माण करने वाले कौन थे? आपके सूरजमल थे। अनंगपाल प्रथम के बारे में और अनंगपाल द्वितीय के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी, अनंगपाल जैसे प्रथम का जब हम जिक्र करते, एक तो अनंगपाल द्वितीय का जो हम जिक्र करें, दिल्ली के संस्थापक के रूप में तोमरों को जाना जाता है। यानी तोमर जो शासक थे उनको क्या है? दिल्ली की स्थापना करने के रूप में जाना जाता है। यानी दिल्ली की जो स्थापना किसने की थी? अनंगपाल ने की थी भी। यानी दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल ने की थी। और जब तक दिल्ली तोमरों के अधीन रही है तब तक तो क्या रही है? उनते पर ही रही है। और जैसे ही दिल्ली तोमरों के अधीन से निकली
तो दिल्ली क्या होगी है, बर्बाद होगी। क्या होगी है, बर्बाद। तो ठीक है भी, यानी जब तक तोमरों के अधीन दिल्ली थी तो क्या थी, उन्नति पर थी, परंतु जैसे ही तोमरों के हाथ से दिल्ली गई, फिसली, और दिल्ली क्या होगी, बर्बाद होगी भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के बारे में जैसे जिक्र करते। इसके बाद में अनंगपाल का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, कुतुब मीनार के अंदर जब मेहरौली का हम जिक्र, मेहरौली में जो कुतुब मीनार है उसके पास आपको ध्यान होना चाहिए, गुप्त शासकों का क्या है, एक लौह स्तंभ है भी। क्या है, लौह स्तंभ। उस लौह स्तंभ पर भी तोमर शासकों से संबंधित एक अभिलेख है। तोमर शासकों से संबंधित क्या, एक अभिलेख है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए भी। अनंगपाल का जैसे जिक्र करते हैं, दिल्ली के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। सूरजपाल का जैसे जिक्र करते हैं, सूरजमल का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये सूरजकुंड झील का जैसे जिक्र करते हैं, या सूरजकुंड के निर्माण के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये अलग अलग तरह की जानकारियां हैं भी। ठीक है भी। अब खास करके दिल्ली का जो वर्णन किया है भी, दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल जो है, और लौह स्तंभ का जैसे मैंने जिक्र किया था, वहां पर एक अभिलेख है, उनका जो वर्णन जो किया है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने किया भी। किसने किया है, चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के में उसका वर्णन किया है। तोमरों का वर्णन किया है चंद्रबरदाई ने। ठीक है भी। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी की सारी आपको जानकारी होनी चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, ऐसी जो इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, वर्धन वंश के बारे में, पुष्यभूति वंश के बारे में, और हमने जिक्र किया था किसके बारे में, प्रतिहार वंश के बारे में, और आपके तोमर वंश के बारे में जिक्र किया था। जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा, क्योंकि हमेशा आपकी एचएसएससी यहीं तक से आपसे क्या है, क्वेश्चन है पूछती है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप सभी बच्चों से विनम्र प्रार्थना है भी, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, क्योंकि आप जितना इसको फैलाओगे, जितने बच्चे इसका लाभ उठाएंगे, तभी तो मेरा जो समय देना का क्या होगा, सार्थक होगा भी। ठीक है भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।